वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 12th के लिए चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन रिलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम यहां पर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है एक फंक्शन? तो एक फंक्शन जो होता है ना, वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। मतलब कि अगर हम रिलेशन पर ही सर्टेन कंडीशंस लगा दें, सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस उस पर लगा दें और जो उन कंडीशंस को फॉलो करता है वो रिलेशन आपका क्या बन जाता है? फंक्शन बन जाता है। अब क्या होती हैं हमारे पास वो कंडीशंस, उन्हें मैं यहां पर लिखता हूं। मैं कह रहा हूं कि ए रिलेशन, एक रिलेशन में नाम दे रहा हूं एफ, ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी फंक्शन एफ। पहली कंडीशन कि डोमेन ऑफ एफ इज ए। सेकंड, every element of A is uniquely F related to B इसके बाद थर्ड, no two or more elements of B has an element has same element, ऐसा लिख सकते हो आप, same element as pre-image in B, in A के अंदर। मतलब समझो, मतलब क्या है इन लाइनों का। पहला कंडीशन हमसे कह रही है कि जो उस रिलेशन का डोमेन है वो पहले वाला सेट होना चाहिए। सेकंड कह रही है कि उसका हर एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। तीसरी वाली कंडीशन कह रही है कि बी का दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स की सेम प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। अब आपको ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा, अब होगा। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। भाई हमने यहां पर एक सेट मान लिया, दैट इज ए, वो है हमारा 1 2 3 4, और यहां पर एक बी हमने मान लिया जिसमें है ए बी सी डी, और यहां पर एफ रिलेशन डिफाइंड है। वो कह रहा है कि 1 जो है वो ए के साथ रिलेशन, बी 2 के, 3 सी के साथ। इस तरह से हमने इसका एरो डायग्राम बना दिया। अगर हम इस रिलेशन को लिखेंगे तो इसको किस तरह से लिख देंगे? F इज इक्वल टू 1 का रिलेशन A के साथ तो 1 कॉमा A, 2 का रिलेशन B के साथ 2 कॉमा B, 3 का रिलेशन C के साथ तो 3 कॉमा C। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे इस फंक्शन की डोमेन बता दीजिए, सॉरी रिलेशन की डोमेन बता दीजिए, तो रिलेशन की डोमेन क्या होती है? जो पहले सेट या जो ऑर्डर्ड पेयर में पहली पोजीशन पर एलिमेंट प्रेजेंट है उनका हम एक सेट बना देते हैं और वो हमारे पास क्या बन जाती है? डोमेन बन जाती है। अब क्या ये डोमेन इस ए सेट के इक्वल है? नहीं है, क्योंकि यहां 4 प्रेजेंट नहीं है आपका। अगर यहां 4 प्रेजेंट हो जाए तो ये आपका ए के इक्वल होगा। वो कह रहा है कि डोमेन पूरा सेट, पहले वाला पूरा सेट हो जाना चाहिए। मतलब देखो, कहने का मतलब है कि अगर मैं यहां 4 को लिखूं तो 4 को लिखने के लिए 4 का रिलेशन किसी के साथ करना पड़ेगा। 4 का रिलेशन हम डी के साथ कर देते हैं। अब ये किसके इक्वल हो गया? अब ये आपका ए के इक्वल हो गया है यहां पे, यानी डोमेन ऑफ एफ जो है वो ए आ गई है। इसका मतलब है कि डोमेन ऑफ एफ जो है वो ए कब होगी? जब यहां का हर एलिमेंट यहां के एलिमेंट से किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेशन रखेगा आपका। अब यहां का हर एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, बट यहां का कोई एलिमेंट बच सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां के सब रिलेटेड हो।
यहां कोई एलिमेंट रह भी सकता है। दूसरी वाली कंडीशन भी सेम ही है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिक्वली एफ रिलेटेड टू बी, मतलब यहां का हर एलिमेंट एफ रिलेशन रखना चाहिए उसको किसी ना किसी बी के एलिमेंट से। मतलब बात यही है कि यहां का कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सभी का रिलेशन होना चाहिए। अब जो थर्ड वाला है वो कह रहा है नो टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ बी हैज सेम एलिमेंट एज प्री इमेज इन ए, यहां के दो एलिमेंट्स के लिए सेम प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। अब मतलब को समझो, मैं अगर फंक्शन में 1 रखता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। यदि मैंने रिलेशन में 1 रखा तो मुझे क्या मिल रहा है, आपका ए मिल रहा है। अब हम इसको फंक्शन बोल रहे हैं, तो एफ जो है, जो ये ए है, इसको हम कहते हैं इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ 1, और इसको हम कहते हैं प्री इमेज ऑफ ए। अब देखिए, ये जो ए है वो इस 1 के लिए है इमेज, और जो ये 1 है वो इस ए के लिए है प्री इमेज। अब ये वाली कंडीशन हमसे ये कह रही है कि यहां के दो एलिमेंट्स की एक प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, तब हम उस रिलेशन को क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं आपके लिए। देखिए यहां पर मैं कह रहा हूं ये है ए, ये है बी, मैंने इस पर एक रिलेशन डिफाइन कर दिया किस तरीके से, 1,2, 1,3 एंड 2,4, इस तरह से। यहां पर है 1 2, यहां पर है 2 3 4, 1 2 से 1 3 से 2 4 से, इस तरह से रिलेशन यहां पर बना हुआ है। अब आप समझें कि यहां पर आपका 1 2 की प्री इमेज क्या है, 1 है, 3 की प्री इमेज क्या है, 1 है, यानी इन दोनों एलिमेंट्स की सेम प्री इमेज है, दैट इज 1। और यही तीसरी कंडीशन कह रही है कि यहां के दो एलिमेंट्स के लिए एक प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, वरना वो फंक्शन नहीं होगा। आप इसे कहेंगे रिलेशन बट नॉट फंक्शन। ये आपका रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। तो वही बात है कि नो टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ बी हैज सेम प्री इमेज इन ए। इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, दैट मीन्स नो टू और मोर ऑर्डर्ड पेयर्स हैज सेम एलिमेंट इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, या कह सकते हो कि फर्स्ट पोजीशन, कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स आपके उस रिलेशन में बनते हैं उनमें पहली पोजीशन पर सेम एलिमेंट 2 या उससे ज्यादा बार प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। देखो यहां पे 1 2 बार प्रेजेंट था ना, इसीलिए ये फंक्शन नहीं बना। 2 या उससे ज्यादा बार कोई एलिमेंट पहली पोजीशन पर प्रेजेंट हो गया तो इसका मतलब यही निकलेगा कि 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट्स की वही प्री इमेज है, तो वो फंक्शन आपका नहीं बनेगा। अब इस पर मैं एक जनरल एग्जांपल भी आपको दे देता हूं जो डे टू डे लाइफ में बनता है। हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे रिलेशन है, तो उनमें फादर और सन का जो रिलेशन है वो फंक्शन होता है। कैसे, हम आपसे कहें यहां हमने एक सेट मान लिया, किसके लिए, सन के लिए, और यहां हमने मान लिया फादर के लिए। ये जो पार्ट मैंने बताया है ना कि यहां का एक 2 से रिलेशन नहीं रख सकता, यहां के 2 1 से रख सकते हैं, ऐसा हो सकता है फंक्शन के अंदर, ऐसा हो सकता है कि यहां के 2 1 से रिलेशन रख जाएं तो ये फंक्शन बन जाएगा आपका। यहां का एक 2 से नहीं रख सकता, यहां के 2 1 से रख सकते हैं। अब इसमें जनरली बच्चे पजल हो जाते हैं, उल्टा कर देते हैं इसको, यहां का 1 2 से फंक्शन नहीं, वो उल्टा कर देते हैं इसको। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, इसको याद रखेंगे आप फादर सन के फंक्शन से। मैं यहां पे सन मान रहा हूं, यहां के 2 एलिमेंट 1 से रिलेशन रख सकते हैं, यहां के 2 1 से रिलेशन रख सकते हैं आपके, क्यों, यहां पे है सन, तो ये 2 बेटे हैं, इन 2 बेटों का एक फादर हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो 2 सन है उनका कोई एक फादर हो, क्योंकि बहन भाई भी तो होते हैं ना,
आप जैसे आप हैं, आप दो बहन भाई हैं, तो आपका एक फादर है, तो दो सन का एक फादर हो सकता है फंक्शन के अंदर, लेकिन एक सन के दो फादर नहीं हो सकते। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। एक सन के दो बायोलॉजिकल फादर्स नहीं हो सकते। मतलब तो यही निकल रहा है ये सन, इसके ये दो फादर हैं आपके। सम, इसको नाम दे दो ए बी सी, और इसको नाम दे दो सम आपका, कुछ नाम दे देते हैं इसको अल्फा बीटा एंड गामा। इस गामा के ये दो फादर हैं, इसका मतलब ये निकल रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि किसी के फादर एक्सपायर हो गए हों या डिवोर्स हो गया है, देन दूसरी मैरिज हो जाती है तो दो फादर बनते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल फादर्स की हम यहां पे बात कर रहे हैं, तो एक सन के दो बायोलॉजिकल फादर्स नहीं हो सकते। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड फंक्शन। दूसरा, हमने कहा था कि यहां कोई एलिमेंट रह सकता है, तो यहां पे सम डी रह सकता है, ऐसा फादर जिसका कोई भी सन ना हो, लेकिन यहां पे कोई ऐसा सन नहीं रह सकता कि जिसका कोई ना कोई फादर ना हो, क्योंकि हर सन का फादर होगा ही होगा। बिना फादर के कोई सन इस वर्ल्ड में आता ही नहीं है, तो यहां का कोई एलिमेंट रह ही नहीं सकता है, उसको किसी ना किसी से रिलेटेड होना पड़ेगा। सो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल जिससे आप अपने माइंड में रख सकते हो, यहां के दो एक से रख सकते हैं, यहां का एक दो से नहीं रख सकता, और यहां का हर एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेटेड होना चाहिए, तभी वो हमारा क्या बनता है, फंक्शन बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन। हमने तीन कंडीशंस पढ़ी हैं कि डोमेन ऑफ एफ जो है वो ए हो जाना चाहिए। मतलब जैसे हम रिलेशन में पढ़ रहे थे ना कि जो रिलेशन होता है वो ए टू बी होता है, जहां पर जो पहला सेट है उससे एलिमेंट लेते हैं। अब हम इस पहले सेट को बोलेंगे डोमेन, क्योंकि जो पहला सेट है वो डोमेन बन गया है, तभी वो क्या बना है, आपका फंक्शन बना है। अब हम इसको सेट प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम इसको बोलेंगे डोमेन। ये है हमारी कोडोमेन। तो एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम डोमेन ए टू कोडोमेन बी। तो ये आपने पढ़ा। दूसरा, यहां का हर एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए और दो एलिमेंट्स की सेम प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, तो हम उस रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। नाउ हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब आप बोले सर हमने क्लास 11th में भी टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े थे, तो क्लास 11th में आपने टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े थे, सिग्मम फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड लॉट्स ऑफ टाइप आपने पढ़े थे। लेकिन यहां पर हमें टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ने हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग। अब आप बोले सर मैपिंग क्या होता है, तो मैपिंग का मतलब है कि हाउ एलिमेंट्स आर रिलेटेड, हाउ एलिमेंट्स आर रिलेटेड, इसको हम कहते हैं आपका मैपिंग। कि एलिमेंट्स का जो रिलेशन है वो किस तरह से रिलेशन में है, मतलब कैसे रिलेटेड है आपस में, उनके बेसिस पर हम टाइप ऑफ फंक्शन यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टाइप है वन वन फंक्शन, जिसका एक दूसरा नाम भी होता है इंजेक्टिव फंक्शन। क्या कह रही है डेफिनेशन हमसे, ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई जिसकी डोमेन एक्स है, कोडोमेन y है, is said to be one one function if different element of x have different image in y। यानी यहां के हर एलिमेंट के लिए आपको डिफरेंट या फिर यूनिक इमेज मिले तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका वन वन फंक्शन कहते हैं। एरो डायग्राम से आपको क्लियर होगा, यहां पे मैंने मान लिया x और यहां पे मैंने मान लिया y। यहां पे मैं कह रहा हूं आपका a b c, यहां पे 1 2 3 4। ए का जो रिलेशन है वो 1 के साथ है, बी का 2 के और सी का 3 के। आप ध्यान से देखें तो हर किसी के लिए मुझे डिफरेंट इमेज मिल रही है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आपका वन वन फंक्शन। यहां एलिमेंट रह सकता है, यहां ऐसा नहीं है, यहां एलिमेंट एक से ज्यादा भी रह सकते हैं, बट हमें सभी के लिए क्या है, अलग अलग इमेज मिलनी चाहिए, तो हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं, आपका वन वन फंक्शन कहते हैं। आप यहां समझें कि अगर आपको फंक्शन इस तरह से बना बनाया दिया हुआ होगा तो आप इजीली बता पाएंगे वहां पर कि वो वन वन फंक्शन है। लेकिन अगर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट आता है तो उसको प्रूव कैसे करेंगे हम। आप यहां समझें कि मैं कह रहा हूं कि मान लो मैंने, तब मैं क्या करूंगा कि x ये y,
x से मैं x1 और x2 दो एलिमेंट लूंगा। x1 को फंक्शन में रखने पर मुझे मिलेगा fx1, x2 को रखने पर मुझे मिलेगा fx2। फिर मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि fx1 और fx2 बराबर है, दोनों को मैं एक ही मान लूंगा। यहां पे x1 यहां पे x2, तो दो एलिमेंट की एक इमेज मिल जाएगी। तो फिर ये 1 1 नहीं रह जाएगा, क्योंकि हर किसी की अलग अलग इमेज मुझे मिलनी चाहिए, तब फंक्शन 1 1 होता है। फिर अंदर से मैं रिजल्ट निकालूंगा कि ये जो x1 और x2 है वो दोनों बराबर हैं, और fx1 और fx2 भी बराबर हमने मान लिए थे। तो फिर एक एलिमेंट की एक इमेज मिल जाएगी और फंक्शन 1 1 हो जाएगा। आई रिपीट माई वर्ड्स कि x1 के लिए fx1, x2 के लिए fx2। मैंने इन दोनों को इक्वल बोल दिया, तो दो एलिमेंट की एक इमेज मिल रही थी, वो 1 1 नहीं बना। अंदर से हम रिजल्ट निकालेंगे कि x1 इज इक्वल टू x2, तो फंक्शन हमारा 1 1 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू x डोमेन। तो वहां से हम क्या कहेंगे कि जो fx1 है वो fx2 के इक्वल है, और यहां से यदि x1 x2 के इक्वल आ गया तो फंक्शन हमारा 1 1 हो जाएगा। इसका हम रिवर्स भी कर सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि जो x1 है वो x2 के बराबर है, इन दोनों को सेम कर सकता हूं इधर। फिर मुझे इन दोनों को इक्वल दिखाना पड़ेगा, विच इंप्लाइज मुझे fx1 को fx2 के इक्वल दिखाना पड़ेगा। या फिर तीसरा रिजल्ट हम कर सकते हैं, हम कहें कि x1 और x2 बराबर नहीं है, और अंदर से यदि यही रिजल्ट आ जाए कि fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, तो फिर हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 हो जाएगा। तीन कंडीशंस हमने पढ़ी हैं कि हम या तो इन दोनों को इक्वल कर लें, fx1 और fx2 को, और फिर बाद में इन्हें इक्वल ले आए, तो हमारा फंक्शन 1 1 हो जाएगा। दूसरा कि हम x1 और x2 को इक्वल कहें और बाद में फिर इन दोनों को इक्वल ले आए, तो हमारा फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तीसरा हम कहें कि ये अलग और ये अभी आपस में अलग अलग हैं, तो फिर हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 हो जाएगा। तीन कंडीशन से हम तीनों से यही कह रहे हैं कि हर एलिमेंट की अपनी एक अलग इमेज है, सो फंक्शन इज 1 1। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है दैट इज ऑन टू फंक्शन। ए फंक्शन fx2y इज सेड टू बी ए ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज। मतलब कि यहां के हर एलिमेंट के लिए मुझे क्या है, कम से कम एक प्री इमेज, एक से ज्यादा भी मिल सकती है, कम से कम एक मिल जाए, तो फिर हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे, आपका ऑन टू फंक्शन कहेंगे। फिर एरो डायग्राम से आपको क्लियर होगा। मैंने मान लिया यहां x और यहां पे मान लिया सम y, a b c, और यहां पे है हमारा 1 2 3 4। मैं कह रहा हूं a का रिलेशन 1 से, और इनफैक्ट यहां पे हम ऐसा कहते हैं ए का रिलेशन 1 से, बी का रिलेशन 1 से, सी का 2 से, डी का 3 से। इस तरह से मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब आप इसको समझे कैसे, कि देखिए 1 की जो प्री इमेज है वो 2 मिल रही है मुझे, 1 की प्री इमेज 2 मिल रही है यहां पर, तो इसकी भी प्री इमेज है, इसकी भी प्री इमेज है, इसकी भी प्री इमेज है। आप कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां के दो एक से, यहां का एक दो से नहीं हो सकता, ये जो दो सन है उनका एक फादर हो सकता है। तो यहां 1 की 2 प्री इमेज, यहां इसकी एक, यहां इसकी एक। आप बोले सर क्या एक से ज्यादा प्री इमेज हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि 2 सन का एक फादर हो सकता है, 3 सन का भी एक फादर हो सकता है। आपका उस वाले एग्जांपल से रिलेट करना है। तो अगर हम यहां पे कहीं इसको लिखें, इस फंक्शन को, तो किस तरह से लिखोगे आप? इसको लिखोगे a,1, b,1, c,2 और d,3। अब अगर आपके पास आता है एरो डायग्राम, इस तरह से फंक्शन बना हुआ दे रखा है, तो आप चेक कर लोगे कि क्या यहां के हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिल रही है, सो f इज ऑन टू। एक तो तरीका ये हो जाता है आपका। दूसरा, थ्योरी वाले क्वेश्चंस जब आएंगे तो मैं कहता हूं आप इस फंक्शन की रेंज निकाल दो।
इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, जो सेकंड पोजीशन पर एलिमेंट प्रेजेंट है उनका सेट, यानी 1 2 3। और रेंज को अगर आप देखें तो जो हमारा फंक्शन fx टू y है हमारा 1 2 3, वो y के इक्वल आ रही है, यानी कोडोमेन के इक्वल आ रही है। अगर मैं रेंज ऑफ f को कोडोमेन के इक्वल दिखा देता हूं तो वहां से भी हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू है। रेंज का कोडोमेन के इक्वल होने का मतलब है कि यहां पर कोई भी एलिमेंट बचा नहीं है, वहां का हर एलिमेंट रिलेटेड है। और जब यहां का हर एलिमेंट रिलेटेड होगा मतलब उसकी प्री इमेज भी मिल जाएगी। थोड़ा सा डीप जा रहा है, यहां का हर एलिमेंट रिलेटेड होने का मतलब है कि यहां की प्री इमेज भी आपको मिल जाएगी, जो ये बात कहती है। तो रेंज ऑफ f को यदि कोडोमेन के इक्वल दिखा दिया तो वहां से भी आप कह सकते हैं कि द गिवन फंक्शन f इज ऑन टू। बाकी बेसिक डेफिनेशन यही है कि यहां के सभी एलिमेंट्स के लिए प्री इमेज मिलनी चाहिए, तो हम फंक्शन को ऑन टू आपका कह देते हैं। नेक्स्ट टाइप हमें क्या दे रखा है, इनटू फंक्शन। If function fx to y is said to be an into function if there exists at least one element y belongs to the capital Y, कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट रह जाए जिसकी कोई प्री इमेज ना मिले। कैसे, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। यहां पे हमने सेट मान लिया सम x, यहां पे सेट मान लिया सम y, यहां पे f फंक्शन डिफाइंड है। मैं यहां पे कह रहा हूं 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 कह देते हैं, और यहां पे हम कह रहे हैं A B C D। 1 का रिलेशन A के साथ, 2 का B के, 3 का C के। अब यहां पर कोडोमेन देखिए, यहां तो रह ही नहीं सकता है क्योंकि अगर यहां एलिमेंट रह गया तो वो फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो यहां पर एक D एलिमेंट ऐसा है जिससे कोई रिलेशन नहीं रख रहा, मतलब जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे इनटू फंक्शन, जहां पर कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट रह जाए जिसकी कोई प्री इमेज हमारे पास ना हो, सो दैट इज एन इनटू फंक्शन। इसके बाद मैनी वन फंक्शन। एक फंक्शन fx टू y इज सेड टू बी मैनी वन फंक्शन इफ 2 और मोर, 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट, x के 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट्स की एक ही इमेज हो। एग्जांपल देते हैं, क्लियर होगा आपको। 1 2 3 4, यहां पे हम कह रहे हैं A B C और यहां पे ले लेते हैं D। अब जरा चेक करिए, ये x है ये y है। मैं कह रहा हूं 1 की भी इमेज A है और 2 की भी इमेज A है, 3 की भी, 4 की C। अब यहां के 2 एलिमेंट्स की एक इमेज मिल रही है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं आपका मैनी वन। 2 की है, 3 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है। 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज हमें मिले तो ऐसे फंक्शन को हम आपका मैनी वन फंक्शन कहते हैं। इसके बाद 1 1 इनटू फंक्शन, मतलब कि वो फंक्शन आपका 1 1 भी होना चाहिए। 1 1 मतलब हर एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। इनटू भी होना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट ऐसा रह जाए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। तो नाम से ही पता चल रहा है 1 1 इनटू, मतलब वो 1 1 भी होना चाहिए, इनटू भी होना चाहिए, तो उस फंक्शन को हम 1 1 इनटू फंक्शन कहते हैं आपका। यहां पे हम ले लेते हैं आपका सम 1 2 3, यहां पे ले लिया A B C D। 1 की इमेज है A, 2 की B, 3 की C। हर एलिमेंट की यूनिक इमेज, डिफरेंट इमेज मिल रही है, सो दिस इज 1 1। और यहां पर एक एलिमेंट ऐसा रह गया है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, सो दिस इज इनटू। तो ये 1 1 इनटू फंक्शन हो गया। नेक्स्ट टाइप इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, 1 1 ऑन टू फंक्शन, मतलब ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसका एक और नाम है दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। कई बार एग्जाम्स में वो बाइजेक्टिव फंक्शन के फॉर्म में भी पूछ लेता है, मतलब वो 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं आपको, A B C, यहां पे 1 2 3। 1 1 क्या होता है कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज मिले, अलग अलग इमेज मिले। ऑन टू होता है कि यहां के सभी एलिमेंट्स के लिए प्री इमेज मिल जाए। तो A की 1, B की 2, C की 3, अलग अलग इमेज, यहां के सभी एलिमेंट्स के लिए प्री इमेज भी मिल गई, सो दिस इज 1 1 ऑन टू फंक्शन, या फिर कह सकते हो कि बाइजेक्टिव फंक्शन।
नेक्स्ट टाइप इज मैनी वन इनटू फंक्शन। मतलब ऐसा फंक्शन कि जो मैनी वन भी होगा और इनटू भी होगा। मैनी वन मतलब दो या दो से ज्यादा की सेम इमेज मिलेगी, और इनटू मतलब यहां y में कोई ऐसा एलिमेंट रह जाएगा जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। तो यहां पर हम इसके लिए एग्जांपल देते हैं आपको। यहां पे हमने x मान लिया, यहां पे हमने y मान लिया, यहां पे सम a b c d 1 2 3 4। a की भी इमेज 1 है, b की भी इमेज 1, c की 2, d की 3। देखिए दो एलिमेंट्स की एक इमेज मिल रही है, मैनी वन। यहां पे 4 की कोई प्री इमेज नहीं है, इनटू, यानी मैनी वन इनटू फंक्शन। इसके बाद मैनी वन ऑन टू। मैनी वन का मतलब तो दो या उससे ज्यादा की सेम इमेज मिले। इन ऑन टू का मतलब यहां के सभी एलिमेंट्स के लिए प्री इमेज मिल जाए। तो इसके लिए भी हम एग्जांपल दे देते हैं। यहां पे x, यहां पे y, इसको ही ले लेते हैं a b c d, यहां पे 1 2 3। a की भी प्री इमेज 1, b की भी इमेज 1, c की 2, d की 3। देखिए यहां के दो एलिमेंट्स की एक इमेज, तो आपका जो फंक्शन है वो मैनी वन हो गया, और यहां के सभी एलिमेंट्स के लिए प्री इमेज मिल रही है। सो दिस इज अ ऑन टू फंक्शन, दैट मींस मैनी वन ऑन टू फंक्शन। अब ये जो बेसिक है वो हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल 7 हमसे क्या कह रहा है, लेट ए बी द सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। हमारे पास एक ए सेट है, दैट इज सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, एंड एफ जो फंक्शन है वो a to n डिफाइंड है। यानी कि आप यहां पे इसका एक एरो डायग्राम अपने समझने के लिए बना सकते हो, एग्जाम में आपको नहीं बनाना है। यहां पे n नेचुरल नंबर है, यहां 1 से और 50 तक के स्टूडेंट होंगे, यहां पे 1 to 50 और उसके बाद वाले भी नेचुरल नंबर्स होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। अब जो फंक्शन है वो किस तरह से डिफाइंड है कि आपका कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स, यानी 1 आप उसमें रखेंगे तो F1 जो होगा वो आपको रोल नंबर ऑफ 1 स्टूडेंट मिल जाएगा, पहले स्टूडेंट का मिल जाएगा। x के प्लेस पे 2 रखोगे तो सेकंड F2 जो है वो सेकंड स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, F3 थर्ड स्टूडेंट का रोल नंबर होगा। अब मैं आपसे कहता हूं, आप पढ़ते हो 12th क्लास में, क्या आपकी क्लास में ऐसा है कि दो, या फिर मैं कहूं कि एक स्टूडेंट का, या कहें दो स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर हो, जैसे रोल नंबर 21 आपका भी हो और किसी और स्टूडेंट का भी हो? ऐसा नहीं होता ना, कि हर स्टूडेंट का क्या होता है, अपना एक अलग रोल नंबर होता है। वो कह रहा है एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, हर किसी के लिए डिफरेंट इमेज मिलनी चाहिए। 1 1 होता है और हर किसी के लिए प्री इमेज मिल गई तो ऑन टू हो जाता है। अब हर किसी का जो रोल नंबर है वो अलग अलग मिल रहा है, मतलब जैसे 1 का 1 है, 2 का 2 है फॉर एग्जांपल, तो हर किसी का अलग अलग रोल नंबर मिल रहा है, दैट मींस f इज 1 1, क्योंकि अलग अलग इमेज मिल रही है। सो f इज 1 1। तो हम करते हैं 4 1 1 कर देते हैं। सबसे पहले आप इसमें लिख दोगे एवरी स्टूडेंट हैज different roll number, no two students can have same roll number, so f is 1 1। आप कह सकते हो कि हर किसी का अलग अलग रोल नंबर होता है, तो f जो है वो क्या हो गया आपका 1 1 हो गया। इसके बाद मैं करता हूं 4 on 2। on 2 के लिए क्या है, देखिए मान लीजिए 50 तक के सभी के लिए मिल गया। अब कोडोमेन में जो सभी एलिमेंट हैं 50 तक के सभी के लिए मुझे क्या मिल जाएगी, प्री इमेज मिल जाएगी। लेकिन 50 के बाद वाले नेचुरल नंबर, इनसे तो कोई मैप करेगा ही नहीं आके, ये तो यूं ही रह जाएंगे बेचारे, क्योंकि 51 किसी का रोल नंबर नहीं होगा, क्योंकि जब क्लास में स्टूडेंट ही 50 हैं तो 50 तक ही रोल नंबर आएंगे।
51 किसी का रोल नंबर नहीं होगा, मतलब 51, 52, 53 इनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। अब जब होता है तो हम दिखाते हैं जनरल डेफिनेशन से, और जब नहीं होता तो किसकी वजह से नहीं है वो एक एलिमेंट पकड़ के हम बता देते हैं। हम बोलेंगे 51 बिलोंग्स टू n, दैट मींस कोडोमेन। हमने कहा कि जो 51 है वो n के अंदर है, जो हमारी कोडोमेन है, डू नॉट हैव अ प्री इमेज, कि इसकी कोई प्री इमेज नहीं है इन ए डोमेन के अंदर। इस कोडोमेन के एलिमेंट 51 की कोई प्री इमेज इन ए हमें नहीं मिल रही है, सो एफ इज नॉट ऑन टू। यही तो हम दिखा रहे हैं, आपका यही हमें दिखाना था कि एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। हमने कहा कि हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट रोल नंबर होता है, सो एफ जो है हमारा 1 1 हो गया। इसके बाद हमने कहा कि 51 जो कोडोमेन का पार्ट था उसकी कोई प्री इमेज हमारे पास नहीं है, तो हम कह देंगे कि f इज नॉट ऑन टू, जो f फंक्शन है वो हमारा ऑन टू नहीं होगा, और यही हमें शो करना था। नाउ एग्जांपल 8 देखिए, शो दैट फंक्शन f n to n, हमें n to n एक फंक्शन दे रखा है जहां पर डोमेन भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, और फंक्शन है fx इज इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। हमें ये शो करना है ये जो फंक्शन है वो आपका 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। आप समझें कि हम करते हैं इसको फॉर द गिवन फंक्शन इज, लिखते हैं हम यहां पे fx इज इक्वल टू 2x। अब आपके समझने के लिए मैं यहां पर एक एरो डायग्राम बनाता हूं। एरो डायग्राम किस तरीके से कि हमारी जो डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर और कोडोमेन है वो भी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 5 एंड आगे तक के नंबर्स आ जाएंगे। तो जब इसमें आप x के प्लेस पर 1 रखोगे तो ये 2 से मैप कर जाएगा, जब आप यहां पे 2 रखोगे तो ये 4 से मैप कर जाएगा, 3 रखोगे तो ये 6 से मैप कर जाएगा। यानी 1 रखा तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे 4 मिलेगा, और 3 रखेंगे तो हमें 6 यहां पर मिलेगा। हम देखें तो हर एलिमेंट की हमें अलग अलग इमेज मिल रही है, सो दिस इज 1 1। और हम आप ध्यान से देखें कि यहां के अगर सभी एलिमेंट्स के लिए प्री इमेज मिलती है तो वो ऑन टू होता है, बट यहां 1 है, देखो इसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी क्योंकि नेचुरल नंबर्स यही होते हैं, इनके बीच में कोई और नंबर यहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो 1 की कोई प्री इमेज नहीं होगी, सो नॉट ऑन टू। तो हम इसे लिखेंगे कैसे अब, 4 1 1। हम x1 और x2 दो नंबर्स मानेंगे आपकी डोमेन से, किस तरीके से कि हम कह देंगे कि वो दोनों आपस में क्या हैं, सच दैट कि fx1 और जो fx2 है वो बराबर है, और अंदर से हम अगर ये रिजल्ट निकाल पाए कि x1 और x2 भी बराबर है तो हमारा फंक्शन 1 1 हो जाएगा। fx1 की हम वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 2x1 इज इक्वल टू 2x2, fx2 की 2 से 2 कैंसिल हो गया, विच इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। fx1 जो है वो fx2 के इक्वल आ गया था, हमने x1 x2 के बराबर आ गया, सो f इज 1 1। ये जनरल तरीका है लिखने का। 4 ऑन टू करोगे आप, अब आपको ये पता है कि ये ऑन टू नहीं है, जब वो होता है तो हमें स्टैंडर्ड तरीके से लिखना पड़ता है, लेकिन जब वो नहीं है तो आप कोई भी एक एलिमेंट या वो ऑर्डर्ड पेयर बता दें जिसकी वजह से वो नहीं है। अब हमें पता चल रहा है कि यहां 1 प्रेजेंट है कोडोमेन में, जिसकी कोई प्री इमेज हमें नहीं मिल रही है, इसकी वजह से ये ऑन टू नहीं है। एक बता दें कोई, हम बोलेंगे हियर 1 बिलोंग्स टू n कोडोमेन, do not have a pre-image in n domain, so f is not on to। तो जो f है वो हमारा on to
नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि अगर यहां के सभी एलिमेंट्स के लिए हमें प्री इमेज मिलती है तो वो ऑन टू होता है, अदरवाइज वो ऑन टू नहीं होगा। तो यहां पर 1 के लिए या आप 3 के लिए बता सकते हो, 5 के लिए बता सकते हो कि इनकी कोई प्री इमेज हमें नहीं मिल रही है, तो ये आपका ऑन टू नहीं होगा। आफ्टर दैट एग्जाम्पल 9 देखिए, प्रूव दैट एफ आर टू आर, फंक्शन आर टू आर हमें दे रखा है, यानी डोमेन भी रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर, और फंक्शन सेम ही है हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरह। द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अब मैं इसका ना एक एरो डायग्राम आपके पास बनाता हूं जिससे आपको क्लियर होगा कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है। आप समझे, यहां पर हमारे रियल नंबर है और यहां पर भी हमारे क्या है, रियल नंबर प्रेजेंट है। यहां पे 0 1 2 -1 -2 -1 -2 0 1 2 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। आपके 0 रखेंगे तो 0 से मिल जाएगा, 1 रखेंगे तो आपका किससे मिल जाएगा, 2 से मिल जाएगा, आपका 2 से मैप करेगा। अब आप बोले सर 1 की प्री इमेज नहीं होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि ये है रियल नंबर्स और रियल नंबर में सब होते हैं। जब आप फंक्शन में x की जगह 1.5 रखोगे, इनफैक्ट 0.5 रखोगे तो 0.5 1 से मैप कर जाएगा, 1.5 रखोगे वो आपका 3 से मैप कर जाएगा, 2 आपका 4 से मैप कर जाएगा। तो आप देखें तो हर एलिमेंट जो है यहां का वो मैप कर जाएगा। सो सभी की हमें क्या मिल जाएगी, प्री इमेज मिल जाएगी, तो ऑन टू हो जाएगा। दूसरा आप चेक करें कि यहां का हर एलिमेंट एक डिफरेंट इमेज रख रहा है, सो वो 1 1 भी है। आई रिपीट माई वर्ड्स कि जब हम यहां का एलिमेंट रख रहे हैं तो हर किसी के लिए मुझे डिफरेंट इमेज मिल रही है, सो 1 1 है। दूसरा अंदर का जो अंदर में आपके पार्ट प्रेजेंट है, हर किसी के लिए मुझे यहां पर प्री इमेज मिल जाएगी, सो दिस इज ऑन टू। अब ये तो पार्ट हो गया कि आपको समझ में आ गया ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है, तो हम कहेंगे 4 1 1 कर लेंगे, 4 1 1 4 1 1 लेट x1, x2 हमने दो एलिमेंट मान लिए डोमेन से, belongs to our domain such that हम कह रहे हैं कि जो fx1 है वो आपका fx2 के बराबर है। और अगर अंदर से हमने ये रिजल्ट निकाल दिया कि x1 और x2 भी बराबर है तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। fx1 जो है वो हमारे पास है 2x1, fx2 है वो है हमारे पास 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो विच इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। सो हमारे पास जो f है वो क्या हो जाएगा, 1 1 हो गया। फॉर ऑन टू कैसे करेंगे, ऑन टू के लिए हम fx को किसके इक्वल रख देंगे, y के इक्वल रख देंगे। fx क्या है हमारा, 2x इज इक्वल टू y, तो यहां से x की वैल्यू आ गई y/2 बिलोंग्स टू आर डोमेन। कि आप यहां पर y की कोई भी वैल्यू ले लें, ये आपका r डोमेन में होगा, या फिर यहां ना लिख करके इसको नीचे लिख सकते हो। अब हम क्या कहेंगे जरा देखिए, मैं कह रहा हूं कि यहां के x एलिमेंट के लिए मेरे पास y, मैं कह रहा हूं कि यहां मैं जब फंक्शन में x रखता हूं ना तो मुझे y मिलता है, और यहां के हर y के लिए मेरे पास एक x प्री इमेज है। मैं इसको करके बताऊंगा कैसे। फॉर एवरी y belongs to codomain, belongs to our codomain, there exists a pre-image, there exists a pre-image, क्या मिल रही है हमें, x is equal to y/2 जो आपका डोमेन में होगी, r डोमेन में होगी, सच दैट। अब मुझे बताना पड़ेगा ना कि फंक्शन में यदि मैं x रखूंगा तो मुझे y मिल जाएगा। फंक्शन में ये वैल्यू रख देते हैं, f ऑफ x निकाल देंगे हम, तो ये वाली वैल्यू फंक्शन में रख दो, 2 इंटू में y/2, तो यहां पे आ गया y, यानी फंक्शन में जब आप x पुट करोगे तो आपको y मिलेगा, और यहां के हर एक y के लिए मेरे पास एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है।
आप चेक कर लो कैसे। जब आप यहां पर y की वैल्यू 3 लोगे तो 3/2 यानी 1.5 मुझे हर किसी के लिए प्री इमेज मिल रही है। ये स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, तो हम स्टैंडर्ड तरीके से लिख रहे हैं। fx इज इक्वल टू वाई को लिया, x की वैल्यू मिल गई, फिर हम कह रहे हैं कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, कि यहां पर जो आपका y प्रेजेंट है उसके लिए मेरे पास x प्री इमेज आ रही है जो डोमेन में प्रेजेंट है, सच दैट कि फंक्शन में x रखते हैं तो हमें y मिलता है। अब हम कहेंगे एवरी एलिमेंट, so every element of codomain have a pre-image, every element of codomain have a pre-image, so f is onto। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, वो हमारे पास onto हो गया है। Hence proof, हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 भी है, onto भी है। समअप करते हैं कि यहां पर पहले हमने x1 x2 डोमेन से मान लिए, फिर हमने माना कि fx1 और fx2 बराबर हैं और अंदर से हमने रिजल्ट निकाल दिया कि x1 x2 के बराबर है, तो हमारा फंक्शन 1 1 हो गया। आफ्टर दैट फिर हमने कहा कि यहां के सभी y के लिए मुझे एक x प्री इमेज मिलती है। किस तरीके से, कि जब फंक्शन में x को रखते हैं तो मुझे y मिलता है, मतलब x की इमेज y है तो इसकी प्री इमेज हमें मिल रही है, और जब यहां के सभी एलिमेंट्स के लिए मुझे प्री इमेज मिल रही है सो f इज ऑन टू, और यही हमें यहां पर प्रूव करना था। एग्जाम्पल 10, शो दैट द फंक्शन fn2n जिसकी डोमेन भी नेचुरल नंबर और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर गिवन बाई की फंक्शन में f1 1 रखने पर भी 1 मिलता है, 2 रखने पर भी 1 मिलता है, एंड 2 से बढ़े सभी x के लिए फंक्शन ये है, इज ऑन टू बट नॉट 1 1। ये ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है। अब पहले नाम इसका एक एरो डायग्राम बना देते हैं, जरा समझो। यहां भी नेचुरल नंबर, यहां भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब फंक्शन में यदि 1 रखते हैं तो भी 1 मिलता है, 2 रखते हैं तो भी 1 मिलता है, और 2 से बड़ा 3 यहां रखोगे तो 2 से मैप कर जाएगा, 4 रखोगे 3 से मैप कर जाएगा। आप अगर ध्यान से देखें तो दो एलिमेंट की एक इमेज मिल रही है, तो 1 1 तो ये नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन हो गया, और यहां के सभी एलिमेंट के लिए प्री इमेज आपको मिल रही है, सो दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। क्लियरली ये क्या है, आपका एक ऑन टू फंक्शन है। इसको लिखेंगे कैसे, सिंपल है, द गिवन फंक्शन इज that is fx is equal to x minus 1 for x greater than 2। 2 से बड़े के लिए है, 2 तक तो इसने दे रखा है हमें, for 1 1 करते हैं हम इसको। अब 1 1 में क्या होना चाहिए कि आपका हर एलिमेंट की एक डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, तब हम फंक्शन को क्या कहते हैं, आपका 1 1 फंक्शन कहते हैं। लेकिन यहां तो 2 की एक मिल रही है इमेज, तो यही बता दो। जब वो नहीं होता है तो जिसकी वजह से नहीं है वही बताने पर हम कह सकते हैं। हम यहां बताएंगे कि फंक्शन में अगर हम 1 रखें तो भी 1 मिल रहा है, फंक्शन में 2 रखें तो भी 1 मिल रहा है, मतलब 1, 2 बिलोंग्स टू एन डोमेन, कि डोमेन में जो 1 और 2 हैं हैव सेम इमेज, कि क्या है, इनकी सेम इमेज है इन कोडोमेन, सो f इज नॉट 1 1। तो जो हमारा f है वो 1 1 नहीं होगा। अब ऑन टू ये हमारा है, हमें पता चल रहा है कि ये ऑन टू है, तो हम कैसे बताएंगे भाई, ऑन टू के लिए हमें बताना होता है कि सबकी प्री इमेज मिल रही है। देखो 1 की तो क्वेश्चन में ही दे रखी है कि 1 की 2 प्री इमेज है, 1 और 2। हमें 2 से बड़े नेचुरल नंबर्स के लिए बताना है कि सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो कैसे करते हैं, हम पहले fx को y के इक्वल रख देंगे। हम कहेंगे कि फंक्शन में हम x रखते हैं तो y इमेज हमें मिलती है, तो x fx क्या है हमारा, x माइनस 1 इज इक्वल टू y, यहां से आ गया आपका x इज इक्वल टू y प्लस 1। अब आप समझें, अब आप कहोगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n कोडोमेन,
कि यहां के हर एक y के लिए, यहां का जो भी y है उसके लिए हमें जो कोडोमेन्स है देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज, कि हमारे पास क्या है, एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज, ये वाली वैल्यू x इज इक्वल टू वाई प्लस वन बिलोंग्स टू एन डोमेन। अब चेक कर लो कि 3 की प्री इमेज क्या है, उसमें 1 ऐड करने से मिल जाएगी। जो y हम 3 रखेंगे तो उसकी प्री इमेज 4 हो जाएगी, 2 रखेंगे 3, 4 की हो जाएगी 5। तो हर एक y के लिए हमारे पास y प्लस 1 प्री इमेज है, सच दैट हमें बताना पड़ेगा कि फंक्शन में x रखने पर y मिलता है। तो जो हमारा फंक्शन है, ओके, एंड यहां पे आप बताएंगे y बिलोंग्स टू n, y इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि ये बताना पड़ेगा हमें क्या है कि y जो है वो आपका 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 के लिए तो पहले से प्री इमेज दे रखी है। तो कैसे रखेंगे, फंक्शन में x रख दो, ये वाला x रख दो, तो यहां पे आ जाएगा y प्लस 1 माइनस 1 यानी कि y, विच इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो जब x की इमेज y है तो हर एक y के लिए हमारे पास y प्लस 1 टाइप की प्री इमेज मिल रही है, सो f इज ऑन टू। अब हमने कह दिया कि जो f है वो 1 1 नहीं है, आपका ऑन टू है, क्योंकि हमने बता दिया। देखिए हमने यहां पर ये y नॉट इक्वल टू 1 आपको लिखना है, क्योंकि यहां पे 1 तो आपका उसने पहले ही बता रखा है, 1 के बारे में तो उसने पहले ही बता दिया कि इसके लिए तो 2 प्री इमेज हैं, इसके लिए नहीं बताना हमें 2 से बड़े सभी नेचुरल नंबर्स के लिए बता दिया है कि x को रखने पे y मिलता है, तो y के लिए y प्लस 1 टाइप की प्री इमेज हमारे पास यहां पे एग्जिस्ट कर रही है, सो f इज ऑन टू, 1 1 नहीं है, ऑन टू आपका ये यहां पर है। एग्जाम्पल 11 देखिए, शो दैट फंक्शन एफ आर टू आर, यानी जिसकी डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है, और हमारे पास द गिवन फंक्शन इज, वो क्या है आप समझेंगे, इजी टाइप से आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं रियल नंबर्स लिखता हूं, 0 1 2 -1 -2, इतने सफिशिएंट होंगे समझने के लिए। अगर मैं कहता हूं कि फंक्शन में आप 0 रखेंगे तो 0 से मैप करेगा, फंक्शन में 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर इज 1, और -1 रखोगे तो भी 1, 2 रखोगे तो 4, और -2 रखोगे तो भी 4 मिलेगा। यानी यहां पर 2 एलिमेंट की 1 और -1 की एक इमेज मिल रही है, नॉट 1 1, एक ही बता दो केवल। इसके बाद आप ध्यान से देखो कि यहां की कोई भी वैल्यू आप इसमें रख लें, स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, इन नेगेटिव नंबर से कोई मैप नहीं करने वाला उधर जा करके, यानी इनसे कोई मैप नहीं करेगा तो इनकी कोई प्री इमेज भी नहीं होगी, और जब इनकी कोई प्री इमेज ही नहीं है, सो दे आर नॉट, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो यही बात आप लिख देंगे यहां पर, कैसे, 4 1 1 के लिए लिख दो, जब फंक्शन नहीं होता है उसको लिखना तो काफी इजी है, जब वो होता है तो प्रोसेस लिखने की थोड़ी सी लंबी पड़ती है एंड थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी, बट नहीं है तो किसकी वजह से नहीं है केवल वो बताना होता है हमें। हम कह देंगे कि f1 इज 1 एंड f-1 इज आल्सो 1। हम कह देंगे 1, -1 बिलोंग्स टू आर डोमेन, हैव द सेम इमेज इन आर कोडोमेन। कोडोमेन के अंदर इनकी क्या है, सेम इमेज है, सो f इज नॉट 1 1, जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। फिर ऑन टू करेंगे हम इसे, तो ऑन टू के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, हम बोलेंगे कि इनमें से एक पकड़ के बता दो कि -1 बिलोंग्स टू आर कोडोमेन डू नॉट हैव अ प्री इमेज, या फिर कह दो कि ऑल नेगेटिव नंबर्स फ्रॉम आर from codomain do not have a pre-image in R domain, कह दो all negative real numbers in codomain, कि कोडोमेन में जो आपके नेगेटिव रियल नंबर्स हैं उनकी कोई प्री इमेज नहीं है, डू नॉट हैव अ प्री इमेज इन आर डोमेन,
कि डोमेन के अंदर उनकी कोई प्री इमेज नहीं है, सो f इज नॉट ऑन टू, यानी जो फंक्शन है हमारा वो 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। यहां पर इस पर्टिकुलर केस में वो 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है हमारा। एग्जाम्पल 12 देखिए, शो दैट f n टू n यानी नेचुरल नंबर डोमेन और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर। फंक्शन क्या है कि यदि x एक ऑड नंबर है तो फंक्शन ये है, और x यदि एक इवन नंबर है तो फंक्शन ये है। ये 1 1 और ऑन टू दोनों है, ये हमें दिखाना है। हम इसका एक एरो डायग्राम बनाते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं एरो डायग्राम से। यहां पे भी नेचुरल, यहां पे भी नेचुरल, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। 1 ऑड नंबर है तो यहां पे पुट करेंगे 1 + 1 इज 2, यानी किससे मैप कर जाएगा, 2 से मैप कर जाएगा। 3 एक ऑड नंबर है, 3 + 1 किससे मैप कर जाएगा, 4 से। 5 एक ऑड नंबर है, 5 + 1 किससे मैप कर जाएगा, 6 से मैप कर जाएगा। यानी सारे ऑड नंबर्स के लिए यहां पुट करके उनकी इमेज आपको मिल जाएगी। इसके बाद इवन के लिए करते हैं, यानी x इज इवन, 2 को यहां पुट करेंगे तो 2 - 1 इज 1, 4 को पुट करेंगे 3, और यहां पे अगर 6 को पुट करेंगे तो वो 5 से मैप कर जाएगा। यानी देखो सभी की अलग अलग इमेज मिल रही है, तो 1 1 है, और यहां के सभी एलिमेंट के लिए मुझे प्री इमेज मिल रही है तो ऑन टू भी है। अब ये बात तो हमारे माइंड में आ गई कि सभी के लिए अलग अलग इमेज मिल रही है, 1 1 भी है, और सभी के लिए प्री इमेज मिल रही है, ऑन टू भी है। बात आती है लिखने वाली कि इसको आप लिखोगे कैसे। कंफ्यूजिंग पार्ट यही है, समझ में आएगा कि 1 1 ऑन टू है बट लिखा नहीं जाएगा, तो कैसे लिखेंगे जरा समझिए। जब हमने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो वहां हमने आपको समझाया था कि 1 1 कैसे दिखाते हैं। हम x1 और x2 डोमेन से 2 एलिमेंट लेते हैं। x1 की इमेज होती है fx1 और x2 की इमेज होती है fx2। अब आप समझे, फिर मैं क्या करता हूं, फिर हम कहते हैं कि fx2 और fx1 हमारे इक्वल हैं। फिर हम कह देते हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2, और यहां पे हमारा x1 और x2। आप ध्यान से देखो तो यहां के 2 एलिमेंट एक से मैप कर रहे हैं, तो ये 1 1 नहीं हो सकता। इसको अगर 1 1 होना है तो इन x1 और x2 को भी क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा, और तब हमारा जो एलिमेंट है fx1 इज इक्वल टू fx2। एक एलिमेंट की एक इमेज डिफरेंट इमेज हो जाएगी तो फंक्शन हमारा 1 1 हो जाएगा। हमने कंडीशन बिल्ड की थी कि हम fx1 को fx2 के बराबर मानेंगे, और यदि वहां से रिजल्ट निकाल दिया x1 x2 के बराबर है तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। इसका रिवर्स भी यही होता है कि x1 को x2 के बराबर मानेंगे, और यदि हमने रिजल्ट निकाल दिया कि fx1 fx2 के बराबर है तो भी फंक्शन 1 1 हो जाएगा। और अगर हमने ये कहा कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 और हमने ये रिजल्ट निकाल दिया कि fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, तो भी फंक्शन हमारा 1 1 हो जाएगा। आई रिपीट माई वर्ड्स, ऐसे मान ले x1 x2 आ जाए तो भी फंक्शन 1 1, और x1 x2 को बराबर मान ले, fx1 fx2 के बराबर आ जाए तो भी फंक्शन 1 1, और x1 और x2 बराबर ना आए, ना माने हम, मतलब बराबर ना हो, और fx1 और fx2 भी बराबर ना आए तो भी फंक्शन 1 1। अब ये कंडीशंस मैंने क्यों पढ़ाई हैं आपको, यहां पर 1 1 वाले केस में बनने वाले हैं 4 केसेस, क्योंकि जब मैं 2 एलिमेंट मानूंगा, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू n डोमेन, मैंने डोमेन से ये 2 एलिमेंट मान लिए। अब ये जो x1 और x2 हैं वो अलग अलग केसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहां इवन ऑड नंबर्स हैं और फंक्शन हमारा इवन ऑड से ही डिस्पर्ज हो रहा है, अलग अलग बिहेव कर रहा है। तो इसमें केस 1 क्या ले लेते हैं, केस 1 ले लेते हैं, व्हेन x1 and x2 both are even, when x1 and x2 both are even, कि दोनों क्या हैं आपके, इवन है। तो अगर ये दोनों इवन हैं, सच दैट मैं कह देता हूं कि जो fx1 है वो आपका fx2 के इक्वल है, और यहां से अंदर से अगर रिजल्ट निकल जाएगा x1 x2 के बराबर है
तो ये रिजल्ट आपका यहां पे ट्रू हो जाएगा। fx1 ध्यान से देखिए, जब इवन होता है तो फंक्शन कौन सा है, ये fx1 क्या आ जाएगा, x1 माइनस 1, fx2 आ जाएगा x2 माइनस 1, -1 से -1 कैंसिल हो गया, विच इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। यानी सभी अगर हम इवन नंबर ले लेते हैं तो बात यहां पे सेटिस्फाई हो रही है। केस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, केस 2 हम ले रहे हैं कि व्हेन x1 एंड x2 आर ऑड, ऑड नंबर। अब आप ध्यान से देखें तो यहां पर भी हम कह रहे हैं सच दैट fx1 को हमने fx2 के इक्वल मान लिया। जब x ऑड है तो फंक्शन ये वाला है आपका, तो यहां पे आ जाएगा x1 प्लस 1, x2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, विच इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। यहां भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। केस 3, अब ऐसा जरूरी थोड़ा ही कि दोनों इवन हो दोनों ऑड हो, एक इवन एक ऑड हो सकता है, तो हम कह रहे हैं कि व्हेन x1 इज इवन एंड x2 इज ऑड। अब आप मेरी बात ध्यान से समझिए कि x1 इवन है और x2 है ऑड, तो बराबर तो ये हो ही नहीं सकते। मैं कह रहा हूं कि x1 है इवन, एक इवन नंबर, और x2 है एक ऑड नंबर, तो ये बराबर तो हो ही नहीं सकते हैं। यानी इन दोनों से तो हम प्रूव नहीं कर पाएंगे, हमें इसका यूज करना होगा, थर्ड वाली कंडीशन का। तो हम कह रहे हैं कि व्हेन x1 इज इवन x2 इज ऑड, विच इंप्लाइज कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। जो x1 है वो x2 के इक्वल नहीं है आपका। हम ऐसा मान के चल रहे हैं सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। लेट हम कह रहे हैं, हमने मान लिया, अभी अंदर से पता चल जाएगा fx1 fx2 के बराबर है, ऐसा हमने कह दिया। तो यहां पर हम fx1 की वैल्यू निकालें। फंक्शन x1 है इवन, तो इवन के लिए फंक्शन क्या है ये, तो fx1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से आ जाएगी x1 माइनस 1, और x2 है हमारा ऑड, तो fx2 की वैल्यू यहां रखने पर x2 प्लस 1, इसको इधर ले आएंगे, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू ये इधर आकर के प्लस का 2, विच इज नॉट पॉसिबल। अब आप बोले सर क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये है एक इवन नंबर और ये है एक ऑड नंबर। एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर का जो डिफरेंस है वो 2, यानी कि एक इवन नंबर नहीं हो सकता, वो हमेशा एक ऑड नंबर होता है। कोई भी ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल 42 और 41 हमने ले लिया, उनका डिफरेंस करोगे तो 1 आएगा आपके पास, दैट इज अ ऑड नंबर। तो आप कहेंगे कि डिफरेंस, बिकॉज डिफरेंस ऑफ even and odd number is always odd। वो हमेशा क्या होता है, आपका एक ऑड नंबर होता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं है, विच इंप्लाइज की जो fx1 है वो fx2 के बराबर नहीं होगा। भाई अंदर से गलत रिजल्ट आ गया ना, हमने बोला कि fx1 fx2 के बराबर मान लो और अंदर से आ गया गलत रिजल्ट, तो इसका मतलब ये तो गलत बात मान ली हमने, तो fx1 fx2 के बराबर नहीं होगा। हमने कहा था x1 x2 के बराबर नहीं है और fx1 fx2 के बराबर नहीं आया, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एक केस और बचता है, वो और कर लेते हैं। जरा देखो कैसे, हमने x1 को इवन मान लिया, अब x1 को ऑड मान लेते हैं। केस 4, when x1 is odd, जब x1 हमारा ऑड है एंड x2 इज इवन, और हमारा जो x2 है वो हमने क्या मान लिया है, इवन मान लिया है। अब आप यहां पे समझें कि हम यहां पर भी x1 जो है वो x2 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि इवन ऑड है, दोनों अलग अलग है। और यहां पर भी हम मान लेते हैं सच लेट कि fx1 fx2 के बराबर है। अब आप ध्यान से देखो, तो fx1, x1 इज ऑड, तो fx1 क्या आ जाएगा हमारे पास, x1 प्लस 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा x2 माइनस 1, इधर ले आओ x2 माइनस
x1 माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस का 2, यानी कि ये भी एक इवन नंबर आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। इवन ऑड का डिफरेंस इवन नहीं होगा आपका, सो विच इंप्लाइज fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। अब यहां पर सो f इज 1 1। अब आप देखो हमने सारे केस कर दिए हैं इसके कि वो दोनों इवन हो जाएं तो भी, दोनों ऑड हो जाएं तो भी, पहला इवन दूसरा ऑड, पहला ऑड दूसरा इवन, तो सभी के लिए हमने दिखा दिया। तो फंक्शन को 1 1 तो हमने कर दिया। अब बारी आती है ऑड की, सॉरी ऑन टू की। मुझे ये दिख रहा है कि ये ऑन टू है, बट लिखूंगा कैसे मैं इसे। हम यहां पर कहेंगे कि यहां पर कोई x है जिसके लिए y इमेज है, तो यहां के सभी y के लिए हमारे पास क्या है, x प्री इमेज मिल जाएगी, तो फिर हम फंक्शन को ऑन टू कह पाएंगे। अब ये भी दो बार में होगा क्योंकि इवन ऑड का केस है। देखिए हम यहां पे कहते हैं 4 ऑन टू, थोड़ा केयरफुली देखेंगे यहां पे, फॉर ऑल y belongs to n codomain such that कि y is even, y even है। अब आप ध्यान से देखो जितने भी यहां पर इवन है 2 4, 2 के लिए मुझे क्या है, उससे कम, 4 के लिए क्या है, उससे एक कम, 6 के लिए क्या है, उससे एक कम, यानी सब यहां के जो इवन नंबर हैं उन सभी के लिए उनसे एक कम प्री इमेज मुझे यहां पर मिल रही है। मतलब वो y है तो y माइनस 1 प्री इमेज मिल रही है। y इज इवन, देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज, देयर एग्जिस्ट्स ए प्री इमेज x इज इक्वल टू y माइनस 1 बिलोंग्स टू n डोमेन। डोमेन में किस तरीके से, सच दैट मुझे बताना पड़ेगा कि यदि मैं x को फंक्शन में रखूंगा तो मुझे y मिलेगा आपका। तो यहां पर देखिए यहां पे ये सभी ऑड आएंगे, तो ऑड के लिए फंक्शन कौन सा है, ये यहां पे पुट करना पड़ेगा, यहां पे पुट कर देंगे x की ये वैल्यू y माइनस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू y। ध्यान से देख लो कि जब x रख रहे हैं तो y मिल रहा है, और यहां के सभी y जो इवन है उनके लिए y माइनस 1 टाइप की प्री इमेज मिल रही है। तो इवन वाला काम तो हो गया, अब ऑड वाला कर लेते हैं। यहां पे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n कोडोमेन y इज ऑड, देयर एग्जिस्ट्स, ध्यान से देखेंगे कि यहां पर जब ऑड है, देखिए 1 ऑड है, इसकी प्री इमेज इससे एक ज्यादा, 3 की 4 है और 5 की 6, यानी उससे एक ज्यादा प्री इमेज मिल रही है। तो y इज ऑड, देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज x इज इक्वल टू y जो है उसके लिए उससे एक ज्यादा, बिलोंग्स टू n डोमेन सच दैट, इसको भी बताना पड़ेगा सेम तरीके से। अब देखिए यहां जो मिल रहे हैं वो इवन है, इवन के लिए फंक्शन है x माइनस 1 आपका, यानी इस x को यहां पे रख देंगे, fx इज इक्वल टू y प्लस 1, ये x और ये माइनस का 1 ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू y। अब आप चेक कर लो कि यहां का कोई भी x आप रखते हैं तो उसकी y इमेज है, और सभी y चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो, सभी के लिए मुझे क्या मिल रही है, यहां पे प्री इमेज मिल रही है। सो f इज ऑन टू, तो जो हमारा f है वो ऑन टू यहां पर हो गया है। हमने उसको इवन भी यहां पर दिखा दिया है और ऑन टू भी यहां, सॉरी 1 1 भी यहां पर दिखा दिया है, और ऑन टू भी हमने यहां पर दिखा दिया है। हमने 1 1 के लिए 4 केसेस माने, चारों से दिखाया, ऑन टू के लिए भी हमने 2 केसेस में उसको करके ऑन टू यहां पर बता दिया है। नाउ एग्जाम्पल 13 देखिए, शो दैट एन ऑन टू फंक्शन, इस सेट से जिसकी डोमेन 1 2 3 है, को डोमेन भी 1 2 3 है, ऑन टू फंक्शन जो है वो हमेशा 1 1 होगा। अब इसको प्रूव करने के लिए हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करेंगे। हम पहले मान लेंगे कि जो f है वो 1 1 नहीं होगा, फिर अंदर से कुछ गलत रिजल्ट निकलेगा तो फिर हम अपनी गलती मान करके कह देंगे कि जो f है वो हमेशा 1 1 होगा आपका। तो यहां पर इसको आप समझें, हम मान लेते हैं कि लेट f इज नॉट 1 1,
हमने कह दिया कि ये आपका 1 1 नहीं है, ऐसा हमने मान लिया। अब आप ध्यान से देखो, मैं कहता हूं यहां भी 1 2 3 एलिमेंट हैं और यहां भी 1 2 3 एलिमेंट है आपका, और ये सम सेट है। मैं कह रहा हूं f जो है वो 1 1 नहीं है, इसका मतलब यहां के दो एलिमेंट्स की एक इमेज होगी यहां पर, तो ये मिल गया आपका। और ये जो 3 है, ये 2 या 3 में से किसी एक के साथ रिलेशन रख सकता है, किसी एक से f रिलेटेड होगा, तो यहां 3 2 से कर दिया। अब उसने कहा था कि f इज ऑन टू, बट इस 3 से तो कोई मैप नहीं कर रहा है यहां पे, मतलब f ऑन टू नहीं हुआ, ये तो गलत बात हो गई। और जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कि f इज ऑन टू, तो आप ये कह देंगे कि सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो f इज 1 1। कैसे लिखेंगे? लेट f इज नॉट 1 1, सो there exist two element 1 and 2 have same image in codomain. now after that अब बोलेंगे 1 और 2 की सेम इमेज है, अब आप कहोगे सेम इमेज 1 कह दो, सेम इमेज 1 in codomain. now आप कहेंगे here 3 can be f related to any one element, कि 3 जो है वो किसी एक से रिलेटेड होगा, एक से मैप करेगा। और फिर हम कहेंगे लेट से 2 2, ये हमने कह दिया कि ये 2 से रिलेशन में आपका। अब हम कहेंगे कि 3 यहां पर जो है कोडोमेन में, उसकी कोई प्री इमेज नहीं है। आप बोलोगे हियर 3 belongs to codomain do not have a pre image, कि उसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी, सो f इज नॉट ऑन टू। तो जो f है वो ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि जब यहां के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज होती है तब वो ऑन टू होता है, तो यहां पर ये ऑन टू नहीं है। सो हियर अराइज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, this is a contradiction to the given fact that f is onto, that f is onto। हमें दिया हुआ है कि f onto है, तो ये उसका एक कॉन्ट्राडिक्शन आप बोलोगे here this contradiction have arisen due to our wrong assumption। हमारे गलत मानने की वजह से ऐसा आया है। सो f इज 1 1, तो जो f है हमारा वो 1 1 हो जाएगा। हमने यहां पर मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज किया है, हमने पहले मान लिया कि ये 1 1 नहीं है, तो यहां के दो एलिमेंट्स के लिए एक इमेज होगी। फिर जो 3 है वो किसी एक से रिलेशन रख सकता है, यहां पर f रिलेटेड होगा, यहां पे 3 बच गया जो आपका कोडोमेन के एलिमेंट के लिए कोई प्री इमेज नहीं मिली, सो ये ऑन टू नहीं हुआ। फिर हमने कहा कि ये गलत मानने की वजह से आया है, हमारा मानना गलत है, तो f जो है वो 1 1 यहां पर हो गया है। एग्जाम्पल 14 देखिए, शो दैट ए 1 1 फंक्शन f123 मस्ट बी ऑन टू। ये 1 1 फंक्शन है, ये ऑन टू होगा, जरा समझिए। यहां मैं कह रहा हूं 1 2 3 1 2 3, ये 1 1 कब होगा? मान लो 1 2 से, 2 1 से और 3 3 से आपका रिलेट कर रहा है, तो यहां हर किसी की डिफरेंट इमेज होगी, तो कोई ना कोई आपका यहां पे रिलेशन में होगा। बट यहां के सभी एलिमेंट्स के लिए मुझे क्या मिल जाएगी? प्री इमेज मिल जाएगी। कोई सा किसी से भी आपका f रिलेटेड हो, तो मुझे यहां के एलिमेंट के लिए क्या मिल जाएगी? प्री इमेज मिल जाएगी। सो f जो है वो ऑन टू हो जाएगा। आप कहेंगे व्हेन f इज 1 1, f इज 1 1, एवरी एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, सभी की क्या होगी? डिफरेंट इमेज होगी। सो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव अ प्री इमेज, कि यहां के सभी एलिमेंट्स के लिए क्या हो जाएगी? प्री इमेज हो जाएगी।
सो एफ इज ऑन टू, यानी कि अगर इस पर्टिकुलर केस के लिए जो फंक्शन है वो 1 1 है तो आपका वो ऑन टू भी यहां पर हो जाएगा, क्योंकि सभी के लिए मुझे प्री इमेज वहां पर मिल जाएगी।